हाय लवली व्यूअर्स, वेलकमिंग यू ऑल आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। देखिए, गायब होना बड़ा ही आसान होता है, कठिन क्या होता है गायब होकर फिर से वापस आ जाना। उम्मीद करते हैं कि ये जो गैप है अगली बार इतना लंबा ना हो। खैर, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट द एटम, व्हाट डू यू मीन बाय एन एटम? Atom is the fundamental unit of a substance, of universe, of any structure। किसी भी स्ट्रक्चर का पूरे इस ब्रह्मांड में, धरती पर या पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हम सब्सटेंसेस देख सकते हैं, जितने भी हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसका जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होता है? एटम। सो एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी स्ट्रक्चर, जो कि किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी सब्सटेंस को बनाने में मदद करता है और उसको डिफाइन करता है। आज मैं बात करूंगी, हमने एटम के बारे में डिस्कस कर लिया था, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, सॉल्यूशंस, मिक्सचर्स एक्सेट्रा। आज मैं बात करूंगी द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम, यानी कि एटम किस चीज से मिलकर बना होता है, ऐसे क्या सब एटॉमिक पार्टिकल हो सकते हैं जो एटम का भी एक पार्ट हो सकता है और उससे मिलकर जो एटम की फॉर्मेशन होती है वो क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो कि एटम के न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन उसके अंदर रहता है और न्यूट्रॉन भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, अगर ये एटम है तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस। Nucleus is the center of atom where 99.9% mass of an atom is supposed to be concentrated। ठीक है, तो जितना भी मास इसका होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में क्या रहेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, जो कि एटम के न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट करता रहेगा और उसके अराउंड चक्कर लगाता रहेगा या फिर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का काम क्या होता है? एज वी नो, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स द नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये बॉन्ड टाइटनिंग में हेल्प करता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? जीरो उस पर चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, तो वो एटम को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। एटम स्टेबलाइज हो गया तो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो गया, या जो भी सब्सटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया? स्टेबलाइज। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट क्या आ गया? चार्ज। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर? नेगेटिव। प्रोटॉन पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? नो चार्ज, मींस जीरो चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसकी एक्चुअल वैल्यू की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहेगा? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम, तो इसका चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव में -1.6 इंटू 10⁻19 कोलम। ठीक है, ये नेगेटिव है और इसका चार्ज सेम रहेगा बट पॉजिटिव होगा, +1.6 इंटू 10⁻19 कोलम। अब हमने बात की थी न्यूट्रॉन का चार्ज क्या था? जीरो, तो इसका चार्ज क्या आ गया यहाँ पे? जीरो। सेकेंड डिफरेंस की हम बात करते हैं, किससे डिनोट करेंगे हम इलेक्ट्रॉन को? स्मॉल ई से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। या फिर हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो कर सकते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज हम मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की। थर्ड डिफरेंस क्या आ गया? लोकेशन। अब लोकेशन तो हमने डिस्कस कर ली है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट डिफरेंस की हम बात करते हैं मास। देखिए, मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/1836, यानी कि ऑलमोस्ट 1/2000 ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसीलिए इसका मास क्या होता है? ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास जीरो हम कंसीडर करते हैं, जीरो यूनिट। यहाँ पे प्रोटॉन का 1 यूनिट और न्यूट्रॉन का 1 यूनिट। अगर हम इसके एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो ये क्या आ जाएगी? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम
प्रोटॉन की क्या आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, न्यूट्रॉन की सेम रहेगी। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की वैल्यू सेम रहेगी बट इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट होगी। अब आपने यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि इसकी वैल्यू तो यहाँ पे है 9.1 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1.6 से, तो आपको ये लग सकता है कि ये वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻31। -31 मीन्स रेसिप्रोकल में आके ये जो -4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू घटकर बहुत कम रह जाएगी, रिड्यूस होकर, एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन। दैट्स वाई हम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट यहाँ पे 0 कंसिडर करते हैं लेमन में। अगर वैल्यू आपको देखनी है तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज है। अब बात करते हैं डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन इन 1897। ठीक है, प्रोटॉन की मैं बात करूं, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय E. गोल्डस्टीन इन 1886। ठीक है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। अब कई बार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, वहां पे आपको 2 ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। कई बार रदरफोर्ड भी वहां मेंशन किया जाता है। अक्सर देखा जाता है जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या अदर स्ट्रीम्स की या फिर साइंस के स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूजन हो सकता है बेसिक साइंस का अगर क्वेश्चन कहीं पे आ गया। देखिए हुआ क्या था कि 1886 में तो E. गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था प्रोटॉन को, बट 1917 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इसको एक फंडामेंटल सब पार्टिकल डिफाइन किया था। किसको? प्रोटॉन को, कि एक पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल जो है एटम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1917। तो अगर तो आपको एग्जाम में सिर्फ एक इनमें से दिया है तो आपने क्या लेना है? E. गोल्डस्टीन। अगर दोनों देखिए 2 ऑप्शन दिए हैं, E. गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, तो आपको E. गोल्डस्टीन उसमें चूज करना है। अगर गोल्डस्टीन एग्जाम में नहीं दिया है तो आपको वहां पे रदरफोर्ड भी चूज करोगे तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं अच्छे से समझ में आ गए, इनके डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपको किसी भी जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनकी डिफरेंसेस है फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको ये बेसिक्स आने चाहिए, या फिर आप बेसिक साइंसेस भी पढ़ रहे हो स्कूल या कॉलेज में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो भी आपको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सो आई होप आज का ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो फर्दर आप कनेक्टेड रहिए मेरे इस चैनल से फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।